हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का 70 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न है बच्चों, ये शुरू का 3 चैप्टर से लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो बच्चे पहले ये सब टोटल कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें लग रहा है कि हम बहुत मेरी तैयारी अच्छा है, तो ये उनके लिए रिवीजन हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि आप कितना जान रहे हैं। ठीक है, ये 3 चैप्टर बच्चों सॉल्यूशन है, सॉलिड स्टेट है और आपका वैद्युत रासायनिकी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, या फिर जो नए अभी अगस्त या जुलाई अगस्त में जो पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो ये वाला वीडियो भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2025 के एग्जाम में। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों ये वीडियो, आप टोटल वीडियो देखिएगा। जो बच्चे नए हैं तो टेंशन वाली बात नहीं, हम टोटल समझाएं भी हैं, और जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं तो उनके लिए ये एक टेस्ट है, तो आप टेस्ट दे सकते हैं अपना। ठीक है, कि आप कितना पढ़े हैं और आपको कितना आ रहा है। तो 3 चैप्टर है शुरू का बच्चों, केमिस्ट्री का ये लिए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं आज के वीडियो का, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। तो पता है बच्चों, ये बता देते हैं कि विलयन का मात्र 4 अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो कितने होते हैं बच्चों? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन होते हैं आपके बुक में अच्छे से लिखा है डिटेलिंग में। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वाथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण द्राव। ये 4 ही आपके अनुसंख्यक गुणधर्म है, 5वां अनुसंख्यक गुणधर्म कोई नहीं है। तो यही आपको इन चारों का नाम याद रखना है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इस चारों से। इसमें पूछ रहा है कि इन विलयन में अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। तो अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण क्या है बच्चों? क्वाथनांक में उन्नयन। आगे वाले प्रश्न में, तीसरा चौथा प्रश्न में एक और ऐसा ऑब्जेक्टिव लिए जिसमें कि चारों का नाम आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, वैसे चारों का नाम आपको याद रखना है। तो इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चों हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, टोटल 70 आपको देखना है। 100% 10 से 12 क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो से आपको देखने को मिलेगा आपके 2025 के एग्जाम में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय हीट। ताप के द्वारा प्रभावित कौन नहीं होगा यहाँ पे? तो याद रखना, मोललता, मोलैलिटी जो होता है बच्चों, ये ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। इसके साथ साथ आपको एक और याद रखना है, मूल प्रभाज। मूल प्रभाज जो हमारा होता है बच्चों, प्रभाज। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये भी जो होता है बच्चों ताप के साथ प्रभावित नहीं होता है। ताप के साथ प्रभावित कौन हो जाता है? जिसके फॉर्मूला में लीटर या वॉल्यूम का टर्म आता हो, लीटर या वॉल्यूम का टर्म आता हो, वो ताप के द्वारा प्रभावित हो जाता है। जैसे मोललता, मोललता क्या होता है? मोल की संख्या अब बटे में क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे क्या होता है? द्रव्यमान या मास आता है सॉल्वेंट का। तो इसमें देखो बच्चों, कोई सा भी वॉल्यूम या लीटर का यहाँ पे टर्म नहीं है, इसीलिए ये टेम्परेचर के साथ, ताप के साथ प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा? मोलैलिटी, मोललता हो जाएगा राइट आंसर। ये महत्वपूर्ण है, दोनों ऑप्शन आपको याद करके चलना है। मूल प्रभाज और मोललता ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, देखो यहाँ बताए थे, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, क्वाथनांक में उन्नयन, ये 3। और एक कौन सा है बच्चों? तो याद रखना है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अवनमन। तो ये मात्र ये 4, 1 2 3 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो इन चारों का आपको नाम अच्छे से याद रखना है। तो अभी के लिए जो मोलल उन्नयन उन्नयन स्थिरांक है, ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल डाला जाता है क्योंकि? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। तो जो ठंडे प्रदेश अथवा जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह में बहुत हीट रहता है, तो वहाँ पे भी रेडिएटर में पानी के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल डाला जाता है। इसीलिए क्योंकि ठंडा में पानी का हिमांक को क्या करता है? घटा देता है। अब पानी में जैसे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, अब वहाँ पे क्या हो, जैसे गाड़ी में पानी डालेगा रेडिएटर में, तो ये बर्फ़ की तरह ये जम जाएगा। अब जैसे बर्फ़ की तरह जम जाएगा तो गाड़ी ही नहीं चलेगा। तो ये क्या करता है, जो हमारा एथिलीन ग्लाइकोल है,
ये हिमांक को घटा देता है और गर्मी में इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि वहाँ के पानी को क्या करता है बच्चों, कम करता है, और गर्मी में क्वथनांक को क्या करता है, बढ़ा देता है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है और फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आपको अच्छे से याद रखना है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। पादप कोशिका तब सिकुड़ जाती है जब उसे रखा जाता है। जो पादप कोशिका है वो कब सिकुड़ जाती है, किसमें रखा जाए, जो प्लांट सेल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। तो याद रखना है हाइपरटोनिक विलियन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे हम प्लांट पादप कोशिका को रखेंगे वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। शुद्ध जल की मोलरता है, मोलरता यानी कैपिटल एम, मोलारिटी के बारे में पूछ रहा है। तो शुद्ध जल की मोलरता आपको याद रखना है 55.5 एम, 55.5 एम होगा राइट आंसर। डायरेक्ट आपको इसका वैल्यू याद रखना है। 7 करते हैं। घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल्ल की मोलों की संख्या को कहते हैं। अब देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं, मोलैलिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो घोलक का बात कर रहा है और 1 केजी का बात कर रहा है, और अगर मोलरता पूछता तो वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विलियन में विलियन का 1 लीटर सॉल्यूशन का बात करेगा। जब 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर बात करेगा तो उपस्थित घुल्ल में मोलों की संख्या को, तब मोलरता हो जाएगा। और जब 1 केजी घोलक में बात करेगा तब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मोललता, मोललता हो जाएगा। तो दोनों का डेफिनेशन अच्छे से याद करना, ऑलरेडी हम पढ़ा भी चुके हैं ये सब चीज़। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, और जो पहले पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों को उनके लिए भी ये एक रिवीजन हो जाएगा और टेस्ट की तरह भी ये काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। निम्नलिखित में से किसका क्वाथनांक सबसे अधिक होगा। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, ये 2023 में ये प्रश्न पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो एक बात याद रखना, वांट ऑफ फैक्टर 1 होता है किसका किसका, ग्लूकोज का, सुक्रोज का, यूरिया का, चीनी का। इन सब का जो वांट ऑफ फैक्टर होता है बच्चों ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, हर समय जो इसका वांट ऑफ फैक्टर होता है वो 1 होता है। और जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो वांट ऑफ फैक्टर चेंज होते रहता है। अब देखो पूछा किसका क्वाथनांक सबसे अधिक होगा। अगर हम NaCl का देखेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ पे कितने, 2 आयन है, ये 2 आयन देगा। कितने आयन देगा, ये 2 आयन देगा। और इसीलिए जैसे ये 2 आयन देगा तो इसका वांट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा। तो जिसका जितना ज़्यादा वांट ऑफ फैक्टर वो उसका क्वाथनांक उतना ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि सब में जल में 1% ही दे रहा है। जल में 1% है, जल में 1% है, जल में 1% है। लेकिन चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज लिखा हुआ है, यहाँ पे सुक्रोज लिखा हुआ है, यहाँ पे NaCl लिखा हुआ है, यहाँ पे यूरिया लिखा हुआ है। तो जितने भी जो जो बताए, जैसे यूरिया हुआ, सुक्रोज हुआ, ग्लूकोज हुआ, चीनी हुआ, इन सब का वांट ऑफ फैक्टर ऑलवेज 1 रहता है क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहता है। लेकिन NaCl, KCl, इन सब का वांट ऑफ फैक्टर चेंज होते रहता है। ठीक है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% डिसोसिएट करता है वाटर में और हमें Na प्लस और Cl माइनस देता है। नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, एक धनायन और एक ऋण आयन, तो 2 हो गए। तो 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये जो होगा हमारा यहाँ पे क्वाथनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो 1% NaCl इन वाटर हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 घोलक में घुलाया जाता है तो उसे कहते हैं। अब देखो 1000 घोलक, घोलक का जैसे बात कर रहा है तो मोललता का बात कर रहा है, मोललता का बात कर। अब मोललता को हम लोग शॉर्ट में मोलल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, मोलल से। तो मोलर नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे SI यूनिट मोलल लिखा हुआ है, मोलल लिखा हुआ है। ठीक है, मोलल है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। और हमको अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऊपर में लिखेंगे नंबर ऑफ मोल अपॉन 1 kg। यहाँ पे कितना, 1000 ग्राम, तो इसको केजी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, केजी में कैसे चेंज करेंगे, तो 1000 से भाग दे देंगे तो 1 kg आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 kg आ जाएगा सॉल्वेंट का मास, और इसका हमें मोल निकालना पड़ेगा। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, कट के बचेगा 1/10 और 0.1 मोल अपॉन क्या, मास। किसका, मास यानी द्रव्यमान देते हैं हम लोग किसका बच्चों, घोलक का। तो घोलक का द्रव्यमान कितना है, 1 kg है, तो अपॉन 1, तो यानी ये 0.1 क्या हो जाएगा, मोलल। 0.1 मोलल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। तो ऐसे ये सब प्रश्न लगाया जाता है। हर समय याद रखना, जो नीचे में रहता है मास ऑफ वो सॉल्वेंट, वो हर समय केजी में रहता है। उसका ऐसा यूनिट इसमें रखना है, केजी में रखना है।
यहाँ पे ग्राम में था तो हम इसको केजी में चेंज करके नीचे रख दिए। ठीक है, द्रव्यमान घोलक का द्रव्यमान हर समय नीचे में रहता है और ऊपर में नंबर ऑफ मोल मोल रहता है किसका, सॉल्यूट का। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, HCl एवं H2O का स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा। ये 2017 और 24 में ये प्रश्न पूछा गया है। इन एजोट्रोपिक मिक्सर ऑफ HCl H2O देयर विल बी, तो याद रखना इसका डायरेक्ट आंसर 20.2% ऑफ HCl होगा। 20.2% HCl, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा हुआ है। 11 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन रॉट लॉ के नियम में धनात्मक विचलन दर्शाता है। ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछा हुआ है उठा करके। तो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉट लॉ में कौन सा ये दिखाता है बच्चों, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन और मिथाइल बेंजीन। बेंजीन और मिथाइल बेंजीन क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा मत सोचना 2024 में पूछ दिया, 2025 में या 2026 में नहीं पूछेगा, 100% पूछ सकता है। परासरण दाब का समीकरण पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑसोमोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पूछा है, तो ऑसोमोटिक प्रेशर को जनरली पाई से या पी से डिनोट किया है तो कोई दिक्कत नहीं, पाई से डिनोट करते हैं। पाई इक्वल टू होता है CRT। ठीक है, पाई से ऑसोमोटिक प्रेशर, सी से कंसंट्रेशन सांद्रता, आर से गैस कांस्टेंट और टी से टेम्परेचर होता है। देखो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है हमारा, पी से लिखो या पाई से लिखो बात बराबर है, लेकिन CRT याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। परासरण द्राव से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जितने भी, वो राउट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, वो राउट के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इसका हम 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बताया है, आदर्श सॉल्यूशन और अनादर्श सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस। तो वहाँ भी ये सब बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ऑब्जेक्टिव में भी बच्चों ये सब प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो जितने भी आदर्श विलयन होते हैं वो राउट के नियम का पालन करते हैं हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे। 14 करते हैं, निम्नलिखित में से किसका 0.1 m जलियन विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 एक्वा सॉल्यूशन। तो कम किसका होगा, तो जिसका जितना ज़्यादा आई का वैल्यू होगा, आई मतलब वांट ऑफ गुणक, वांट ऑफ गुणक का वैल्यू जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका जो होगा बच्चों हमारा लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो कैसे निकालेंगे आई का वैल्यू, यूरिया और ग्लूकोज के लिए आई का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। K2SO4 का बात करते हैं तो पोटासियम पे +1 चार्ज होता है और SO4 पे -2 चार्ज होता है। तो टोटल कितने आयन हो गए, एक पॉजिटिव का आयन और 2 नेगेटिव का आयन। तो आई का वैल्यू यहाँ हो गया 3, एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव, आई का वैल्यू हो गया 3। NaCl, Na+ होता है, Cl- होता है। तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का, 2। तो सबसे ज़्यादा आई का वैल्यू किस में है, तो K2SO4 में है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, K2SO4 का जो जलीय विलयन होगा उसका हिमांक न्यूनतम होगा। देखो हिमांक हर समय न्यूनतम हो जाएगा और बाद बाकी सब समय अधिकतम होगा। जैसे ओसोमोटिक प्रेशर अधिकतम होगा, ठीक है, फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट अधिकतर होगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन हिमांक बच्चों न्यूनतम में दिखाया जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा न्यूनतम में ही दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर। कॉन्सेप्ट वही है, जिसका वांट ऑफ गुणक का वैल्यू ज़्यादा होगा वही सब में आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे यूरिया का तो 1 हो जाएगा, यूरिया ग्लूकोज का नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। HCl का 2 होगा, एक पॉजिटिव का नेगेटिव का। K2SO4 का बताया, पोटासियम पहले ग्रुप का है तो +1 और सल्फेट आयन पर -2 चार्ज रहता है। तो 2 माइनस का 1 प्लस का क्या कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, उच्चतम क्वाथनांक पाया जाएगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, उच्चतम क्वाथनांक किसमें पाया जाएगा, तो बता दे रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आई का वैल्यू हो। आई का वैल्यू ज़्यादा उसी का क्वाथनांक उच्च होगा। अब यहाँ पे देखो सुक्रोज है, इसका तो 1 हो जाएगा। NaCl का अभी बताए थे 2 होगा। BCl2 तो बैरियम पे 2+ चार्ज होता है, ठीक है, बैरियम पे 2+ चार्ज होता है, सेकेंड ग्रुप का ये है। और Cl पे -1, तो टोटल आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, 2 प्लस का 1 नेगेटिव का। KCl के पे होता है +1 और Cl पे ऑलवेज -1। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस का 1 नेगेटिव का 2 हो जाएगा। तो देखो बैरियम वाला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लास 9th में ये सब चीज़ अच्छे से सब लोग पढ़ चुके होंगे, कैसे प्लस चार्ज आता है, कैसे नेगेटिव चार्ज आता है। ये क्लास 8-9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं।
तो इन सब में किसी को अगर कोई दिक्कत होगा तो बेसिक वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे टीचर बताए हुए हैं कैसे नेगेटिव चार्ज आता है, कैसे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि 2 मार्क्स का ये सवाल है। 2 मार्क्स आपको आसानी से बन जाएगा ये सब चीज़। समपरासी विलयन का की समान होता है। देखो समपरासी विलयन जिसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, उसका क्या समान होता है? तो याद रखना मोलर सांद्रता, ऑप्शन में मोलर सांद्रता के साथ साथ अगर ओसोमोटिक प्रेशर भी दिया रहे, यानी परासरण दाब भी दिया रहे, तो दोनों चीज समान होता है। याद रखना बच्चों, यहाँ पे परासरण दाब भी आप याद कर लेना, ओसोमोटिक प्रेशर, ओसोमोटिक प्रेशर भी समान होता है। मोलर कंसंट्रेशन प्लस ओसोमोटिक प्रेशर, परासरण दाब समपरासी विलयन का समान रहता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, परासरण दाब ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है, द बेस्ट मेथड टू फाइंड ओसोमोटिक प्रेशर। तो आपके बुक में भी दिया हुआ है बर्ले हार्टले मेथड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नाम याद रखना है बर्कले हार्टले मेथड, हार्टले मेथड जैसे आप प्रोनाउंस कर रहे हो, लेकिन याद रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, 25 डिग्री पर किसका 0.1 एम विलियन सर्वाधिक परासरण दाब हो पहला दर्शाएगा। तो यहाँ पे परासरण दाब सर्वाधिक होगा ऑटोमेटिक पे, और कितने पे 25 डिग्री पे, और यहाँ पे ये फिक्स किया हुआ कंसंट्रेशन 0.1। सेम चीज, जिसका आई का वैल्यू ज़्यादा होगा वॉन्ट ऑफ गुणक का, उसी का परासरण दाब ज़्यादा होगा। शुगर और यूरिया का ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। KCl का अभी बताए थे, K पर +1 और -1 होता है। टोटल आयन कितने हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे 2, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यहाँ पे देखो ये कैल्शियम पे 2+ चार्ज आता है, सेकेंड ग्रुप का है, और Cl पे -1, तो टोटल आई कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, लास्ट में अंतिम का 20 सवाल एकदम नया सवाल है, वो सब प्रश्न NCERT का है और प्रीवियस ईयर जो पुराने समय में आपको एम्स वगैरह में पूछा हुआ है वो सब सवाल लिए, क्योंकि रिपीट करता है वो सब सवाल। वायुमंडलीय प्रदूषण को आमतौर पर किस इकाई में मापा जाता है? तो जितने भी हमारे वायुमंडलीय प्रदूषण होते हैं, जो पॉल्यूशन होते हैं, उसे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में नापते हैं, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। 20 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रवाहीन ठोस है? तो ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। ये विलियन का सॉल्यूशन का हम लोग टोटल कर चुके हैं, अभी और सॉल्यूशन का अंतिम में आएगा, लेकिन अभी तक के लिए हम लोग सॉल्यूशन का चैप्टर सॉल्यूशन का खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का। तो निम्नलिखित में से कौन रवाहीन ठोस है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये 2024 में भी ये प्रश्न पूछा है। तो याद रखना कांच हो जाएगा बच्चों, एम्फोरस सॉलिड होता है। कांच कैसा सॉलिड होता है? एम्फोरस सॉलिड होता है। 21 करते हैं, NaCl रवा की संरचना है, ये भी 2024 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल? तो NaCl रवा की संरचना है फलत केंद्रित घनाकार। क्या होगा? फलत केंद्रित घनाकार, FCC हो जाएगा राइट आंसर। NCERT में ये सब क्वेश्चन एकदम अच्छे से दिया हुआ है, तो आपको NCERT बुक को अच्छे से पढ़ना है। हीरा में किस प्रकार की रवा है? हीरा बच्चों कैसा रवा होता है? तो हीरा होता है बच्चों आपका सहसंयोजक, कोवैलेंट क्रिस्टल होता है हीरा। हीरा कैसा होता है? कोवैलेंट क्रिस्टल होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है? निम्न में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है? सहसंयोजक यानी कोवैलेंट सॉलिड, इसमें कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर, अभी तुरंत बात किए थे। 23 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हमारा राइट आंसर। 24 करते हैं, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल कितनी संख्या होती है? तो 7 होती है। ये वाला क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं पहले, ठीक है। अभी आपको अच्छे से याद रखना है, 2023 में ये पूछा हुआ है, 2025 में रिपीट कर सकता है, तो याद रखना टोटल 7 जो होता है हमारा क्रिस्टल तंत्र होता है। 25 करते हैं, निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? क्रिस्टल के घनत्व में कमी किस दोष के कारण होती है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर, स्कॉटी डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट में जो होता है हमारा डेंसिटी जो होता है वो क्रिस्टल का कम हो जाता है। और बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट में, याद रखना है कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट में अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई कमी नहीं आती है, तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। तो लिख देना यहाँ पे अनचेंज, उधर लिख लेना इंग्लिश वाले अपना अनचेंज, इधर लिख देना बच्चों अपरिवर्तित। देखो इंग्लिश मीडियम का बहुत सारा आपको मिल जाएगा वीडियो, लेकिन हिंदी मीडियम का बिहार बोर्ड में कम है, कम लोग ही हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं, और इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारा चैनल है,
क्योंकि सीबीएसई पैटर्न है, तो इंग्लिश मीडियम का मटेरियल भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हिंदी मीडियम का मटेरियल कम होता है, इसलिए हम हिंदी मीडियम में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं। तो फ्रैंकल कम में क्या होगा बच्चों, अपरिवर्तित हो जाता है, अनचेंज्ड होगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। और स्कॉटी में क्या होता है, घनत्व में कमी आती है। फ्रैंकल में बढ़ता नहीं है, फ्रैंकल में अनचेंज रहता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। 26 करते हैं, किसी पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस एडिंग टू इम्प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस? इसे बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलेंगे? डोपिंग बोलेंगे, मिक्सिंग मत बोलना, इसे क्या बोलेंगे? डोपिंग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 27 करते हैं, आयोडीन किस प्रकार का ठोस है? विच टाइप ऑफ सॉलिड इज आयोडीन? तो आणविक मॉलिकुलर सॉलिड होता है। आणविक ठोस होता है बच्चों हमारा क्या? आयोडीन। आयोडीन कैसा ठोस होता है? आणविक ठोस होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है, ये प्रश्न रिपीट कर सकता है। 28 करते हैं, एफसीसी में परमाणुओं की संख्या होती है, बताना है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं इसे। तो एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो एफसीसी में परमाणुओं की संख्या बच्चों हो जाएगी 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। ठीक है, 28 का हो जाएगा ए हमारा यहाँ पे 100% राइट आंसर। 29 करते हैं, एचसीपी संरचना का पैकिंग प्रभाज क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है किसका? एचसीपी संरचना का। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है 0.74। 0.74 आपको यहाँ पे हमेशा याद करके चलना है। पूछ रहा है बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान की क्या प्रतिशत है? अब यहाँ पे पैकिंग प्रभाज नहीं पूछ रहा है, मुक्त खाली स्थान का जगह पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो जब भी आपसे पूछे तो 100 माइनस उसका संकुलन क्षमता, उसका संकुलन क्षमता कर देना है, संकुलन क्षमता। और इसी संकुलन क्षमता को हम लोग बोलते हैं बच्चों पैकिंग प्रभाज। पैकिंग प्रभाज। अब देखो 100 यहाँ पे बीसीसी पूछ रहा है, तो बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन होता है 68%। कितना होता है? 68%। तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 32% हो जाएगा इसका मुक्त खाली स्पेस। अब तो फ्री स्पेस कितना होगा यहाँ पे? 32%। ठीक है, तो याद रखना, अगर पीछे में ये जो 0.74 लिखा हुआ है, इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से हमें क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो 2 जीरो गया, ये कितना आ जाएगा? 74%। तो आपको 0.4 दे या 74% दे तो बात बराबर ही है। ठीक है, इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, बाद बाकी यहाँ पे परसेंट का एक साइन भी आ जाएगा। ओके, और इसका क्या होगा? फ्री स्पेस में 32%। अगर यहाँ पे पूछता है एचसीपी का फ्री स्पेस क्या है, तो 100 में से हम क्या करते? 74 को माइनस कर देते, जो आता है वही इसका क्या होता है? फ्री स्पेस कहलाता है, यानी मुक्त खाली जगह कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह गुण दिखाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। क्रोमियम का ऑक्साइड बच्चों ये धातु की तरह गुण दिखाता है। और याद रखना इसमें जो होता है विद्युत का चालक, विद्युत में बच्चों ये विद्युत का चालक होता है ये। ठीक है, विद्युत का चालन करता है। ठीक है, कौन सा? क्रोमियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे इसे करंट पास कर जाता है, इसीलिए ये कैसा होता है? धातु की जैसा ये गुण दिखाता है। 32 करते हैं, NaCl में Na प्लस का सहसंयोजन संख्या कितना होता है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इन NaCl? ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। Na प्लस में NaCl में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन संख्या होता है 6, और Cl माइनस का अगर पूछ लेता तब, क्योंकि Na प्लस में Na प्लस भी है और Cl माइनस भी है, अगर Cl माइनस का पूछता तो वहाँ भी 6 ही हो जाता है, 6:6 के रेशियो में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। एक और इसका बता दे रहे हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है, CsCl। यहाँ पे जो अब देखो ये भी सेम लग रहा है, जैसे NaCl है तो CsCl है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। Cs प्लस का यहाँ हो जाएगा 8 और Cl माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 8। तो इसमें CsCl में Cs प्लस का अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता, सहसंयोजन संख्या पूछता तो 8 हो जाता, और Cl माइनस का क्या होता है? 8। लेकिन NaCl में बच्चों 6 और 6 होता है, यहाँ पे 8:8 के रेशियो में रहता है, ये 6:6 के रेशियो में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अभी के लिए यहाँ पर राइट आंसर। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। 33 करते हैं, ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट? ग्रेफाइट की संरचना होती है बच्चों हेक्सागोनल। क्या होता है? हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल को अगर हम और हिंदी में लिखें तो षष्टकोणीय, षष्टकोणीय होता है, 6 भुजा वाला होता है। जैसे बेंजीन टाइप का रिंग होता है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इस टाइप का आप देखना जा करके गूगल पे सर्च करना ग्रेफाइट की संरचना, तो एक जालियादार नेटवर्क जैसा दिखेगा जिसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा।
34 करते हैं। CaF2 में Ca का समन्वय संख्या क्या होता है? उधर NaCl का बताए थे, ठीक है, 6 होता है। अब यहाँ पे देखो CaF2 में Ca का पूछ रहा है, तो Ca2+ देना चाहिए यहाँ पे, 2+, Ca2+, Ca2+ का यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका 34 का हो जाएगा A8, यानी इसका ऑप्शन नंबर 8 Ca का हो जाएगा। और अगर पूछता अगर से F- का तो 4, और ये 8:4 के रेशियो में रहता है, ठीक है, 1:4 के रेशियो में। तो Ca का पूछ रहा है, Ca2+ का पूछ रहा है, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगर F- का पूछता तो 4 होता समन्वय संख्या। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? वैद्युत रासायनिक का ये अब हम लोग आ चुके हैं अपने में, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट? सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है बच्चों, याद रखना है, पर सेंटीमीटर। क्या होती है? पर सेंटीमीटर, या पर मीटर भी होती है। तो क्या बताएं, सेल स्थिरांक की इकाई पर सेंटीमीटर या पर मीटर, दोनों होती है सेल स्थिरांक की इकाई। अब सेल स्थिरांक का आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो सेल स्थिरांक का जो आपको फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखना है, ये होता है L/A। L/A, यहाँ पर L क्या है? ये है विशिष्ट चालकता। ये क्या है? L विशिष्ट चालकता, चालकता, ठीक है। अब बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा बच्चों आपका चालकता। तो विशिष्ट चालकता को हम लोग को एल से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर या सेंटीमीटर, और ये चालकता का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो जैसे कटेगा तो नीचे में एक मीटर आता है, और कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पर सेंटीमीटर या पर मीटर हो जाएगा आपका हमारा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, चालकता का एसआई यूनिट। सर्वाधिक चालकता किसमें है? विच हैज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी? सर्वाधिक चालकता किसमें, ये पूछ रहा है आपसे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, चांदी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। जितने भी महंगे धातु होते हैं उसका चालकता क्या होता है? जनरली बहुत ज्यादा हाई होता है। 37 करते हैं। विद्युत अपघटय में ऑक्सीजन का अपचयन क्रमशः कहाँ होता है? विद्युत अपघटय में ऑक्सीजन एवं ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः कहाँ होता है? यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे होता है? देखो, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, और अपचयन होता है कैथोड पे। एक ट्रिक बताते हैं, एक फेमस सॉन्ग है ओए ओए करके, ठीक है। तो ओ से हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ए से क्या हो जाएगा? एनोड। ओ से क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, और ए से क्या हो जाएगा? एनोड। ओए ओए करके पुराना सॉन्ग को नया भी बनाया हुआ है। ओके, तो याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा, बाद बाकी बचा हमारा रिडक्शन, तो ये किस पे हो जाएगा? कैथोड पे। अपचयन किस पे हो जाएगा? कैथोड पे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। बहुत तेज बारिश लगाती है यहाँ पे। 38 करते हैं। देखो 38 करते हैं। विद्युत अपघटय में जो जल में पूरी तरह से आयनित होता है क्या कहलाता है? देखो, जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो 100% डिसोसिएट जो हो जाता है, 100% जो डिसोसिएट होता है, पूरी तरह से जो आयनित हो जाता है, उसे बोलते हैं सबल विद्युत अपघटय, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कारण ही जो है विद्युत हमें मिलता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों जैसे NaCl, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट हो जाता है, इसीलिए इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? चेंज होते रहता है। और जो दुर्बल होता है, जैसे चीनी हो गया, ये सब ग्लूकोज हो गया, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर बच्चों ऑलरेडी फिक्स कर देता है कि 1 होता है। तो यहाँ सब केमिस्ट्री पूरा एक दूसरे से रिलेट है, तो केमिस्ट्री आप उछल कूद करके नहीं पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाए बच्चों, जो सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज पार्टिकल, निगेटिव चार्ज वाला हो जाएगा, होता है, वही सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। तो F2 बच्चों सबसे ज्यादा निगेटिव है यहाँ पे। तो F2 यानी फ्लोरीन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। फराडे का विद्युत अपघटन नियम किसे संबंधित है? फराडे का विद्युत अपघटन नियम किसे संबंधित है, ये बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या? बिल्कुल राइट आंसर, याद रखना है, प्रीवियस का प्रश्न है ये। 41 करते हैं। एक फराडे विद्युत में कितने कूलम के बराबर होता है?
ये प्रश्न कभी पुराना नहीं होगा, ये हमेशा महत्वपूर्ण प्रश्न में ही आएगा ये। 1 फराडे इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू हाउ मेनी कूलम? याद रखना है 96,500, 96,500, 96500 हो जाएगा हमारा कूलम, राइट आंसर। 42 करते हैं, किसी चालक तो सेल का सेल स्थिरांक होता है, फॉर्मूला भी तुरंत बताए थे, एल बाई ए। एल बाई ए, एल क्या होता है? एल हमारा होता है विशिष्ट चालकता और ए क्या होता है? चालकता। ऐसा यूनिट बताए थे, पर मीटर या पर सेंटीमीटर, दोनों हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। दोनों को सेम ऐसा यूनिट में करके हम लोग इसका सवाल को बनाते हैं। द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा मुक्त होगा? कैथोड पर पूछ रहा है, तो बच्चों याद रखना, कैथोड होता है हमारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड और एनोड होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। कैसे समझेंगे? देखो, ए से होता है ऐड, और यहाँ पे क्या सिंबल किसका? ऐड का। तो ऐड यानी एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज। और होता क्या है, जब हम द्रवित सोडियम क्लोराइड को डालेंगे तो ये 100% डिसोसिएट होता है, टूटता है, आयन में चेंज होता है। ये जो Na प्लस है, ये निगेटिव के आयन, निगेटिव कैथोड के पास जाता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाता है, और Cl माइनस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाता है। तो Na प्लस माइनस के पास जाएगा, और हमें कैथोड का ही पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा था कि द्रवित सोडियम क्लोराइड पे कैथोड पे कौन क्या मुक्त होगा? तो कैथोड पे क्या मुक्त होगा बच्चों? सोडियम मुक्त होगा। ठीक है, सोडियम मुक्त होगा। क्लोरीन का पूछता तो ये हमारा कहाँ मुक्त होता है? एनोड पर मुक्त होता है। ठीक है, एनोड पर मुक्त होता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोडियम हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर। 44 करते हैं, लोहे पे प्लेंटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु संरक्षण के विरुद्ध कौन सा है? संक्षारण के विरुद्ध कौन सा है? समझा दे रहे हैं प्रश्न। जब लोहा पे जंग लग जाता है तो ऐसा हम कौन सा चीज उस पर लेपित करें कि जो उसे जंग से बचाए रखे? बस ये आपका प्रश्न है यहाँ पे। तो ये हम बच्चों बहुत फेमस है, जिंक लेपन भी बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? जिंक लेपन। क्लास 10th में भी पढ़े थे, जिंक लेपन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। जब लोहा पे जिंक का लेप लगा देते हैं तो उसे क्षारण से बचाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है, ये सब प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। 45 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक है? रिडक्शन पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा इसमें जो हैलोजन अम्ल है? ये सब क्या अम्ल है? HCl, HBr, HI, HF, एसिड है ये सब हैलोजन का। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक होता है बच्चों HI। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, HI हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो प्रश्न है यहाँ पर, एक प्रश्न अभी अंतिम में बताएंगे आपको, 67 68 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोनों को आपको रिलेट करके चलना है। यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों, आयोनाइजेशन का थ्योरी किसने दिया था? तो अरेनियस ने दिया था। ये मैंने डाला भी है अपनी कम्युनिटी उस पर, क्यूज वाले पे। ठीक है, वो बहुत सारे लड़के वहाँ 70+ जो है उसका आंसर भी दिया हुआ है, तो आप लोग भी जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो अरेनियस हो जाएगा, आयनीकरण का सिद्धांत दिया था, आयनाइजेशन का सिद्धांत दिया था अरेनियस ने। याद करके चलना है, क्योंकि अंतिम में 67 या 68 नंबर पे कुछ बताना है वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो विलयन में विद्युत का संचालन बच्चे करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अपघटाई करते हैं। कौन सा? स्ट्रॉन्ग अपघटाई करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल नहीं करते हैं, कॉपर वायर नहीं करता है। कौन सा करता है? तो वैद्युत अपघटाई करता है, इलेक्ट्रोलाइट करता है। 48 करते हैं, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। हम बताए थे कि एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में बच्चों ये ऋणात्मक हो जाता है। याद रखना है, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो ऋणात्मक हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये चीज़ को। 2020 में ये प्रश्न पूछा भी है। जनरली एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में ये ऋणात्मक हो जाता है। 49 करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? विच टाइप ऑफ सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल? तो ये बच्चों होता है ईंधन सेल होता है, फ्यूल सेल होता है ये। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल फ्यूल सेल में, फ्यूल सेल का ये एक उदाहरण है। 50 निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का? देखो, अब इतना हम लोग कर चुके हैं अपना 3 चैप्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। अब हम लोग जो करने वाले हैं इसी 3 चैप्टर का, फर्स्ट 3 चैप्टर का एनसीईआरटी का प्रश्न, और जो प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्जाम में दे सकता है, 100% पूछ सकता है। ठीक है, तो अब जितने भी प्रश्न आप बच्चों देखेंगे 20 से लेकर 70 तक, 50 से लेकर 70 तक में, वो आपको पहली बार देखे होंगे ये सब प्रश्न, और ये सब प्रश्न आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। इसके पीछे तो प्रीवियस ईयर्स था और भी आप देखे हुए क्वेश्चन, लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 50 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब के संबंध के बताने के लिए उपयोगी है? तो राउट का नियम में
क्या बताया था बच्चों, मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन जो है इससे हम लोग सांद्रता का वाष्प दाब को बताने के लिए हम लोग रिलेट करते थे। याद आया ना कि मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं हम लोग रॉल्स लॉ में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। 51 करते हैं, किसी निश्चित मात्रा में विलायक में घोले जाने वाली विलय की अधिकतम मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन ए सर्टेन अमाउंट लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, निर्भर नहीं करती है पूछ रहा है। ठीक है, निर्भर नहीं करती है, किसी निश्चित मात्रा में विलायक पे घोली जाने वाली विलय की अधिकतम मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती है? तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो निर्भर करती है तापमान पे निर्भर करती है, विलय की प्रकृति पे निर्भर करती है, विलायक की प्रकृति पे निर्भर करती है, लेकिन दाब पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है, दाब पे या प्रेशर पे निर्भर नहीं करती, प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हैं हम लोग। तो निर्भर किस पे करती है? तापमान, विलय की प्रकृति और विलायक पर निर्भर करती है, लेकिन दाब पे निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 52 करते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसीलिए हम ले लिए हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा सिर्फ और सिर्फ विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। बस नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर ही ये निर्भर करता है, बाद बाकी किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं, सेम टू सेम जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है आजकल ट्रेंडिंग में, उस टाइप का ये प्रश्न है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका क्वाथनांक उच्चतम होगा? बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा हाई होगा? तो बताए हैं जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा, आई का वैल्यू, उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कैसे निकालेंगे वांट ऑफ फैक्टर? देखो NaOH, इसका वांट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखो इसका वांट ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा। Na पर 2 और सोडियम सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे करेंगे 4 3 7 कर देंगे, जो कि गलत है। यहाँ पे 2 होगा। ये NH4 1 होता है और NO3 1 होता है। यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -1 और यहाँ पे +1, सॉरी अमोनिया पे +1 होगा और नाइट्रेट आयन पे -1 चार्ज होगा। इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, बम बनाया जाता है, बम बनाने में ये सब इस्तेमाल होता है, इसे क्या बोलते हैं? अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे देखो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, KNO3। यहाँ पे भी देखो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये पे यहाँ पे -1 होगा और पोटासियम पे +1 होता है। इसे बोलते हैं पोटासियम नाइट्रेट, इसे बोलेंगे अमोनियम नाइट्रेट, इसे क्या बोलेंगे? पोटासियम नाइट्रेट। नाइट्रेट आयन पे हमेशा -1 चार्ज होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो 2 ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 3 बता रहा है। अकॉर्डिंग टू जो रूल है, हम लोग जैसे रूल निकालते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ग्लूकोज के 0.01 m विलियन की अपेक्षा 0.01 m MgCl2 के जलीय विलयन के हिमांक का अवनमन हो। बस कुछ नहीं करना है, ग्लूकोज के अपेक्षा जो हमारा MgCl2 है सेम है, देखो कंसंट्रेशन 0.01 m है, में जलीय हिमांक का अवनमन होगा, समान होगा, लगभग 2 गुना होगा, 3 गुना होगा या 6 गुना होगा। तो गुना में पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें पता है कि ग्लूकोज का क्या हो जाएगा 1 होगा। वांट ऑफ फैक्टर बताए थे, चीनी, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, इन सब का 1 होता है। MgCl2 का कैसे निकालेंगे? Mg का हो जाएगा बच्चों, सेकेंड ग्रुप का है 2+ और Cl का क्या होगा -1, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 आयन का। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा, इससे कितना हो जाएगा 3 गुना, क्योंकि यहाँ पे 1 है और ये 3 है, तो कितना का रेशियो 1:3 का है। तो यहाँ पे कितने में गुना करेंगे? तो 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 गुना हो जाएगा, तो 3 टाइम हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हिमांक का अवनमन। 55 करते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अचार बनाने हेतु कच्चे आम को नमक के पानी में रखने पर सिकुड़ जाता है, क्योंकि देखो अचार जब बनाते हैं तो कच्चे आम को नमक के पानी में रखने पर वो क्या होता है? सिकुड़ने लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि परासरण के द्वारा यह जल खो देता है, लूज कर देता है जल को। जल क्या करता है? लॉस हो जाता है, किसके द्वारा? ओस्मोसिस के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये प्रश्न। 56 करते हैं, हेनरी नियतांक KH का मान। जो हेनरी नियतांक KH का मान होता है, ये तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। अभी ऊपर बताए थे
जो कि दाब प्रेशर में के साथ चेंज नहीं होता, यही इसी के बारे में बता रहे थे। ठीक है, ऊपर में शायद जो बताए थे, तो दाब हो रहा था वहाँ पर राइट आंसर। तो यही हेनरी नियतांक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। जो टेम्परेचर की वृद्धि के साथ ये बढ़ता है। 57 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पदार्थ के ठोस अवस्था में रहने का अनुकूल बनाती है। कोई भी ठोस कोई भी ठोस धातु है, तो वो कब तक ठोस रहेगा, जब तक उस पर निम्न ताप हम ना दे दें। उच्च ताप देंगे तो वो पिघल जाएगा, उच्च ताप ऊर्जा देंगे तो भी वो पिघल जाएगा। ठीक है, अगर वीक संयोजक बल रहेगा तो वो तुरंत क्षणभंगुर रहेगा, टूट जाएगा। इसका मतलब जब तक उस पर निम्न ताप नहीं देंगे, लोअर प्रेशर नहीं देंगे, मतलब जब तक लोअर प्रेशर रहेगा तब तक वो ठोस अवस्था में बना रहेगा, ठोस अवस्था में बना रहेगा। ये सॉलिड स्टेट का आपको चैप्टर का क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है तो याद रखना बच्चों, समदैशिक स्वभाव, आइसोटॉपिक नेचर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 59 करते हैं, निम्न में से कौन सी अक्रिस्टलीय ठोस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्फोरस सॉलिड बताना है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है और एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो क्वार्ट्ज कांच, SiO2 क्वार्ट्ज गिलास हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ये क्या है, हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है। 60 करते हैं, क्रिस्टल जालक में आयोडीन अणु परस्पर जुड़े होते हैं। जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल लंदन बल के द्वारा जुड़े होते हैं, बाय लंदन फोर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 61 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जालक नेटवर्क ठोस है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज सॉलिड। ठोस या I2, हीरा या बर्फ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। हीरा क्या होता है बच्चों, ठोस होता है। ये SO2 गैस होता है। ये बर्फ जो होता तो बर्फ है, लेकिन वो बच्चों नेटवर्क जो वो जो है बच्चों, हमारा ठोस नेटवर्क जालक नहीं होता है। बर्फ तुरंत पिघल भी जाता है। तो हीरा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। BCC व्यवस्था में प्रतिशत रिक्त स्थान होगा, बता चुके थे। देखो ये प्रश्न एनसीईआरटी का ही आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो बताए थे ऊपर क्या होगा, 32 100 माइनस 68% किए थे। ठीक है, BCC में जो आपका पैकिंग प्रभाज होता है वो 68% होता है, दोनों माइनस कर दिए तो आंसर 32 आ गया था। FCC इकाई सेल में कुल कितने चतुष्फलकीय छिद्र होते हैं। FCC इकाई में कुल कितने चतुष्फलकीय छिद्र होते हैं ये बता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 8 होता है। कितने होते हैं, 8 होते हैं। हाउ मेनी टेट्राहेड्रल होल्स आर देयर इन FCC यूनिट, तो 8 होता है। डोपिंग से कौन सा दोष उत्पन्न होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विच डिफेक्ट अराइजेस फ्रॉम डोपिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है। कौन सा डिफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है। 65 करते हैं, विद्युत अपघटय का सिद्धांत किसने दिया था, ये बता रहे थे। देखो हम लोग पढ़े थे आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो बोलना अरेनियस ने। आयनीकरण का सिद्धांत पूछ चुका है आपको एग्जाम में 2024 में, पिछले बार सॉरी इसी बार पूछा हुआ है 2024 में। लेकिन अब पूछ रहे हैं विद्युत अपघटन का सिद्धांत किसने दिया था। विद्युत अपघटन का सिद्धांत किसने दिया था, तब आपको बताना है फराडे ने दिया था। किसने दिया था, फराडे ने दिया था। अरेनियस ने दिया था आयनीकरण का सिद्धांत। विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार कौन सा समीकरण सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ट्रू अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग M इक्वल टू होता है CZT। फराडे ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, M इक्वल टू CZT। 67 करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि जब एक तस्कर होता है सोने का स्मगलर, तो वो सोने पे लोहे का परत क्यों नहीं चढ़ा के ले जा सकता है। अगर सोने पे लोहे का परत वो चढ़ा देगा तो वो सोना पीला नहीं दिखे, काला दिखने लगेगा। तो ऐसा क्यों नहीं करता, ऐसा इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि सोने का अपचयन विभव आयरन से उच्च होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ गोल्ड इज हायर देन द रॉड, उस पर आयरन उस पर चढ़ेगा ही नहीं परत। सोने पर आयरन का परत कभी नहीं चढ़ सकता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 68 करते हैं, जब एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ द्रव्यमान बराबर होता है तो 1 ग्राम तुल्यांक के, क्या होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट के। ये आपको फराडे लॉ बताता है, फराडे लॉ के अकॉर्डिंग ये है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जब एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ द्रव्यमान 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर होता है। 69 करते हैं, वैद्युत अपघटय में विलयन की चालकता निर्भर करती है। तो वैद्युत अपघटय में विलयन की चालकता किस पे निर्भर करती है,
तो ए और बी दोनों हो जाएगा वैद्युत अपघटय के स्वभाव पे और वैद्युत अपघटय के सांद्रण पे, इस दोनों पे निर्भर करती है। स्वभाव मतलब वो स्ट्रांग है कि वीक है, और वो कितने कंसंट्रेशन में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, यानी ए और बी दोनों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 70 का 70 बता दिए हैं। जो बच्चे यहाँ तक देख लिए हैं 100% उसको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आप लोगों को के साथ शेयर किए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो भी था। तो नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स करवाएंगे, फिर हिंदी करवाएंगे। तो इस तरह का हम वीडियो बच्चों आपके लिए 70 प्रश्न का या 50 प्रश्न का हम आपके लिए लेते आएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न। चालकता सेल का सेल स्थिरांक पे क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए हम एक और क्वेश्चन सेल स्थिरांक पे लिए हैं। सेल सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल, तो याद रखना यहाँ पे सेल के लिए स्थिर होता है, सेल के लिए परिवर्तित नहीं होता है ये सब। ठीक है, सेल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट फॉर सेल। ठीक है, चालकता सेल का सेल स्थिरांक सेल के लिए स्थिर होता है। ठीक है, देखो 70 प्रश्न करवा चुके हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर शेयर करो। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। और टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, ये सब इंपॉर्टेंट 70 सीरीज करवा रहे हैं। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए रिविजन हो जाएगा, और जो नए बच्चे हैं जो देखने आए हैं तो उनके लिए ये सब नया तो है, लेकिन फिर भी हम डिटेल में सबको बता चुके हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।